हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2014 के सॉल्यूशन। और ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 6, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 60 सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर। देखो, अगर आपके पास कोई गैल्वेनोमीटर है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो एक एमीटर में, तो आपको पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। और जो शंट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। दोनों में ये फर्क होता है। फिलहाल हम सिर्फ बात करेंगे एमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। और ये गिवन है हमें कि जो रेंज है वो 1 एम्पियर है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर का वो 5 मिली एम्पियर है। इसको हम बाद में यूज करेंगे, पहले मैं आपको इक्वेशन सिखाता हूँ कैसे बनेगी। देखो, मान लेते हैं कि यहाँ से कोई करंट आ रहा है आई। अब गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है मैं मान के चलता हूँ IG। तो जो बचा कुचा करंट है, मतलब KCL से, यानी कि शंट रेजिस्टेंस में जो करंट आएगा वो आएगा I माइनस के IG। अब आपको पता है कि पैरेलल में जो भी डिवाइसेस होती हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस S के अक्रॉस भी होगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है I इंटू में R। तो जो पोटेंशियल अक्रॉस G होगा वही पोटेंशियल अक्रॉस S भी होगा। तो V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पर करंट कितना है IG और गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस कितना है G। तो मैं इसको लिखूंगा IG इंटू में G। तो इसको हम लिख रहे हैं IG इंटू में G इक्वल टू, अब यहाँ पर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो कितनी होगी S इंटू में I माइनस IG। टारगेट क्या है, S फाइंड करना। तो S इक्वल टू हो जाएगा IG इंटू में G अपॉन में I माइनस IG। तो मैंने आपको ये बता दिया कि फॉर्मूला आता कैसा है। वैसे तो डायरेक्टली फॉर्मूला बताता आपको समझ में नहीं आता, शायद कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ। तो मैंने आपको डेरिवेशन भी करके दिखा दिया। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी IG इंटू में G अपॉन में I माइनस IG। अब देखो ये IG क्या है, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में, ये 5 मिली एम्पियर है ना। तो पहले तो इसको एम्पियर में चेंज करो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू में 10 की पावर माइनस के 3 मल्टीप्लाई में कैपिटल G की वैल्यू 100 ओम है तो इसको लिखो 100 अपॉन में I माइनस IG। I कितना है, 1 एम्पियर है क्योंकि रेंज है माइनस IG 5 इंटू में 10 की पावर माइनस के 3। ऊपर अगर आप देखोगे तो 10 की पावर 2 10 की पावर माइनस 3 यानी कि 0.5 हो जाएगा। और नीचे 1 में से आपको 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मतलब माइनस करना है, तो वो आएगा 0.995। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 5 ऊपर में 9.95। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट, 5 अपॉन में 9.95 ओम। क्वेश्चन नंबर 52, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 100 टर्न्स, जिसमें करंट जा रहा है 1 एम्पियर, तो आपको बताना उसका मैग्नेटिक मोमेंट। देखो, जनरली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको गिवन है तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा NIA। ये फैक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन हमेशा लूप के परपेंडिकुलर नॉर्मल होती है n कैप। फिलहाल तो हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। n की वैल्यू कितनी है 100 इंटू में करंट की वैल्यू है 1। एरिया देखो सर्कुलर लूप है तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है, तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो इसको अपॉन 100 करो, या फिर इसको आप लिख सकते हो 0.1 मीटर लिख सकते हो, या फिर 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, आपकी इच्छा है। 10 सेंटीमीटर तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर 2 है इंटू में पाई की वैल्यू 3.14। आप ये देखो कि यहाँ पर 10 और 10 की पावर माइनस 2, तो 10 की पावर माइनस 1 बचेगा और उसका स्क्वायर 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट होगा तो हमें मिलेगा 3.14, यानी कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो यही आंसर सही होगा, 3.142 एम्पियर मीटर का स्क्वायर। इन्होंने एक और सिग्निफिकेंट फिगर तक उसकी वैल्यू ले ली है, तो 3.142।
नेक्स्ट है ससेप्टिबिलिटी ऑफ सर्टेन मैग्नेटिक मटेरियल 400 है, तो कौन सा केस होगा। देखो अगर मैं डीपीएफ की बात करूं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तो जो ससेप्टिबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक की वो नेगेटिव होती है, ठीक है, नेगेटिव रहेगी और स्मॉल रहेगी। पैरा के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो रहेगी तो पॉजिटिव लेकिन स्मॉल रहेगी, और फेरो के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी रहेगी तो पॉजिटिव लेकिन लार्ज रहेगी। अब ये 400 पॉजिटिव भी है और लार्ज भी है, तो हमारा सही आंसर होना चाहिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलेनोइड ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी कैरीज अ करंट 1 एम्पियर, तो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी ये बतानी है। तो हाफ एल आई स्क्वायर फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2, एल की वैल्यू 2 और करंट की वैल्यू 1 का स्क्वायर, यानी कि ये आएगा 1 जूल, आंसर ऑप्शन 2। जितने भी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ इस KVS 2014 में सब सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आप KVS 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप फॉर्मूला के साथ साथ कंसेप्चुअल पे भी ध्यान दें, क्योंकि मुझे लगता है कि 2023 में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जिसमें फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कंसेप्ट यूज होगा, और फॉर्मूला वाले तो हर पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है मल्टीमीटर रीड्स वोल्टेज ऑफ अ सर्टेन एसी सोर्स। देखो जब भी मल्टीमीटर या कोई भी एमीटर होगा, वोल्टमीटर होगा, वो आरएमएस वैल्यू आपको देता है, तो वो 100 वोल्ट गिवन है। पीक वैल्यू आपकी पूछी कितनी होगी, तो वी आर एम एस और पीक में क्या रिलेशन होता है, तो वी आर एम एस होता है जो भी पीक वैल्यू है वी नॉट अपॉन में √2 टाइम्स। इसका मतलब आपको पीक वैल्यू निकालनी है तो पीक वैल्यू हो जाएगी √2 टाइम्स इंटू में वी आर एम एस। अब वी आर एम एस तो आपको गिवन है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 इंटू में वी आर एम एस कितना है 100, तो इसको आप क्या लिखेंगे 1.4 वोल्ट, यानी कि आंसर सही होगा ऑप्शन 3। 56 क्वेश्चन है आपको इंडक्टेंस L की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू गिवन है और R की वैल्यू गिवन है। बोला कि इफ द फ्रीक्वेंसी AC सोर्स इज वेरिड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड। देखो आपने AC में एवरेज पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा V नॉट I नॉट cos फाई। यहाँ पर जो cos फाई होता है ना, ये होता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। अब पावर की वैल्यू तभी मैक्सिमम होगी जब cos फाई यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम हो। अब आपने देखा हो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, उससे ज़्यादा हो भी नहीं सकती इसकी वैल्यू, ठीक है। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1, और वो कब आती है जब फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा 0, ठीक है। फेज डिफरेंस कितना होगा वोल्टेज और करंट के बीच में 0। ये फाई की वैल्यू कितनी आई 0, और ये तब होता है अगर आपके पास एक LCR सर्किट है और रेजोनेंस की कंडीशन आपने अचीव कर ली। रेजोनेंस की कंडीशन अगर अचीव कर ली तो रेजोनेंस की कंडीशन में ये होता है कि फेज डिफरेंस 0 हो जाता है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया यूनिटी पावर फैक्टर हो गया। सर्किट में जो नेट इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। पूरा सर्किट एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ मैं, रेजोनेंस के, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि किस फ्रीक्वेंसी पर, मतलब वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जब मैक्सिमम पावर निकल रही होगी, डिसिपेट हो रही है। तो मैक्सिमम पावर तभी डिसिपेट होगी जब cos फाई की वैल्यू 1 होगी, यानी कि फाई की वैल्यू 0 डिग्री होगी, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसको हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, जहाँ पर Z की वैल्यू R होती है और जो सर्किट का इम्पिडेंस होता है ना वो मिनिमम हो जाता है रेजोनेंस में, ठीक है। और करंट की बात करें तो करंट हो जाता है मैक्सिमम, कब, रेजोनेंस में। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई √L/c। इतनी सारी बातें आपको यूज नहीं करनी, बट मैंने बता दिया है। फिलहाल हम फॉर्मूला यूज करेंगे FR = 1/2 पाई √LC। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस की। ये कैसे पता चला रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि पावर डिसिपेट मैक्सिमम है, वो तभी पॉसिबल है जब cos फाई की वैल्यू 1 हो। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 पाई √L की वैल्यू, C की वैल्यू पुट करते हैं। L कितना है 5 मिली है ना, मिली को पहले तो चेंज करो हेनरी में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। C की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, 10⁻⁶ लिखो इसको, ठीक है। तो 1/2 पाई, अब देखो 5 की 2 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये आएगा 10, तो 10 इंटू में 10 की पावर, ये -3 और ये -6 तो -9 हो गया।
और एफ आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 पाई। अब देखो यहाँ पर बचेगा 10 की पावर -8 क्योंकि 1 है और ये -8 हो गया। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/2 पाई, रूट हटा करके 10 की पावर -4 या फिर 10 की पावर 4 ऊपर ले जाओ 1/2 पाई। अब आप देख रहे होंगे ऐसे तो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा सर, सब में 10 की पावर 5 आ रहा है। कोई बात नहीं, 10 की पावर 5 बना देते हैं। तो देखो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 5 की करूँगा मल्टीप्लाई। उससे फ़ायदा क्या होगा अभी पता लग जाएगा। जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हो किसी में भी नीचे 2 नहीं है, तो मैं 2 हटाने के लिए क्या कर रहा हूँ, नीचे 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नीचे करूँगा तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू में 10 की पावर 4 अपॉन में पाई इंटू में। अब 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो अब एक पावर से एक पावर जाएगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 5 इंटू में 10 की पावर 3 अपॉन में पाई, और जो कि हर्ट्स में आएगा। तो हमारा ऑप्शन 4 सही रहेगा, 5 अपॉन पाई 10 की पावर 3 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 57, अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, उसके पास नंबर ऑफ टर्न्स है 50 ऑन द सेकेंडरी एंड 1000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग। इफ द ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 1 एम्पियर एसी सोर्स, तो बताना है कि आउटपुट करंट कितना हो जाएगा। देखो जैसी बात है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की, तो स्टेप डाउन में क्या होगा कि जो आउटपुट पर वोल्टेज होती है ना वो डाउन हो जाती है। अब वो कब डाउन होगी, तो उसके लिए प्राइमरी, देखो 2 कॉइल होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कॉइल में जब नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं N2 मान लेते हैं और इसको N1 मान लेते हैं, ठीक है, या आउट N0 और Ni भी लिख सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए N2 की वैल्यू N1 से कम है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी से कम होता है, तो वो ट्रांसफॉर्मर कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, कब, जब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो प्राइमरी के कंपैरिजन में। और ऐसे में जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, यानी कि यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो आउटपुट वोल्टेज इनपुट से कम होती है, और उसी को हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। जो मैं बातें स्टेप डाउन के लिए बता रहा हूँ, स्टेप अप के लिए आप उल्टा कर लेना। लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में करंट के साथ उल्टा होगा। करंट आपको आउटपुट पर जो करंट होगा वो ज़्यादा मिलेगा इनपुट से, ठीक है, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू तो कम होगी स्टेप डाउन में, लेकिन करंट इंक्रीज होगा। अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो जो फॉर्मूला होगा वोल्टेज और करंट और एन में रिलेशन, वो ये होता है कि V आउटपुट अपॉन V इनपुट। देखो वोल्टेज पे तो नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो ये तो N2 अपॉन N1 हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के बीच में इन्वर्स रिलेशन होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि N2 यहाँ पर है तो यहाँ पर इनपुट आएगा करंट और यहाँ पर आएगा आउटपुट करंट, ठीक है। यानी कि फिलहाल तो हमें करंट ही निकालना है, तो मैं इसी रिलेशन यूज करूँगा, I इनपुट अपॉन में I आउटपुट बराबर होगा N2 अपॉन में N1। अब निकालना क्या है, आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा हमारे पास करंट आउटपुट बराबर हो जाएगा N1 अपॉन में N2 इंटू में I इनपुट। अब N1 कितना है 1000 है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इनपुट पे, यानी कि प्राइमरी पे 1000, आउटपुट यानी कि सेकेंडरी पे 50 इंटू में I कितना है इनपुट पर 1 एम्पियर। तो बस इसको आपको सोल्व करना है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर और 0 होगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 20 एम्पियर, यानी कि जो करंट मिलेगा आपको वो मिलेगा 20 एम्पियर। मैंने क्या कहा था, स्टेप डाउन में वोल्टेज तो कम होती है लेकिन करंट ज़्यादा होता है, इसलिए जो आंसर आएगा ना आपका 1 एम्पियर से ज़्यादा ही आएगा। और 1 एम्पियर से ज़्यादा, वैसे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन थे इसलिए हमें करके देखना पड़ा, लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो आप डायरेक्टली पहले ऑप्शन पे जाओ कि कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 58 है, द एवरेज पावर आपको दी हुई है 2 वाट। If the current flowing through the circuit is 2 ampere and impedance is 1 ohm, what is the power factor of AC circuit? देखो पावर फैक्टर भी मैंने आपको बताया था, cos phi को ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं, तो हमें यहाँ पर cos phi की वैल्यू ही फाइंड करनी है। और जो पावर एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है IRMS VRMS इंटू में cos phi। लेकिन आपको पता है देखो पावर के 3 फॉर्मूले होते थे, V स्क्वायर अपॉन में R, I स्क्वायर R और पावर इक्वल टू VI। तो अगर मैं इसको इस वाले फॉर्मूले के टर्म में लिखूँ आई स्क्वायर आर में, तो ये फॉर्मूला इस तरह से हो जाए, पावर एवरेज इक्वल टू आई स्क्वायर जो आरएमएस वैल्यू है इनटू में इम्पिडेंस जेड और कोस फाई। हमें क्या निकालना, कोस फाई निकालना, सो इट विल बी इक्वल टू
पावर अपॉन में करंट का स्क्वायर इंटू में इम्पीडेंस। करंट कौन सा जो गिवन है आरएमएस। पावर कितनी है 2 वाट है, करंट कितना है 2, तो उसका करूँगा मैं स्क्वायर, 2 एम्पियर है ना यहाँ पर, और इम्पीडेंस कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 4 यानी कि 1 अपॉन में 2 यानी कि 0.5, और यही तो हमें चाहिए था। पावर फैक्टर कोस 5 ही तो होता है 0.5, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 0.5। क्वेश्चन नंबर 59 है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी गिवन है 20 मेगाहर्ट्ज जो कि एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट अ सर्टेन पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की आपको वैल्यू दे रखी है जो कि 6 वोल्ट पर मीटर, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट, तो बी की वैल्यू आपको बताना है। तो देखो ई और बी में एक रिलेशन होता है ई इक्वल टू बी सी, ठीक है। आप इसको ऐसे आ सकते हो ए बी सी, ई इक्वल टू 6 है, बी नोट निकालना है तो सी को नीचे ले आते हैं, तो बी नोट की वैल्यू 6 अपॉन में सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, तो इसको कैंसिल करो 2 आएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला, तो ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट। वैसे देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन है पूरी, इसको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, इस पर ध्यान मत देना आप। हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 60, दो कैपेसिटर हैं C1 और C2 मान लेते हैं, और वो अलग अलग वोल्टेज से कनेक्टेड है। इफ दे आर कनेक्टेड बाय वायर व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, तो मैं मान लेता हूँ ये हमारा C1 है जिसकी वैल्यू 10 पिकोफैराड, पिको मतलब 10 की पावर -12 रहेगा, और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है 200 वोल्ट की बैटरी के साथ। दूसरा कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 20 पिकोफैराड, मैं इसको C2 मान लेता हूँ, और इसकी जो वोल्टेज है जैसे वो V2 है वो है 100 वोल्ट, और ये V1। उससे पूछा है कि अगर इन दोनों को हम तार से कनेक्ट कर दें तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। अगर मैं सिंपली फॉर्मूले की बात करूं तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V1 C1 प्लस V2 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आप ये भी देखो कि इसको हमें कॉम्बिनेशन मान ले तो एक नया कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाएगा, लेट उसकी वैल्यू होगी सी इक्विवेलेंट और उसका चार्ज होगा क्यू, लेकिन जो क्यू नेट होगा ना यहाँ पर नेट वो होगा Q1 प्लस Q2 के बराबर, ठीक है, क्योंकि मान लो यहाँ पर चार्ज है Q1 यहाँ पर चार्ज है Q2, तो आप Q1 निकाल सकते हैं Q2 निकाल सकते हो, मतलब Q इक्वल टू सी भी फॉर्मूला होता है ना उससे, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाए C1 प्लस C2। जब भी दो कैपेसिटर आपको एक डायरेक्ट वायर से कॉन्टेक्ट होकर के लिखा गया हो तो उनको आप C1 प्लस C2 लेना है, यूनिट करना, ठीक है, पैरेलल होगा ये। तो एक ये भी मेथड हो सकता है कि यहाँ से आप Q इक्विवेलेंट निकालें, C इक्विवेलेंट निकालें और फिर फॉर्मूला लगाएं V इक्वल टू Q इक्विवेलेंट अपॉन में C इक्विवेलेंट का। लेकिन इसमें दिक्कत है कि आपको बार बार चार्ज निकालना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करोगे, फिर C1 प्लस C2 निकालो। इट विल बी बेटर कि आप ये वाला मेथड, ये वाला फॉर्मूला याद रख लो कॉमन पोटेंशियल का, V1 C1 प्लस V2 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। V1 कितना है ये 200 है ना, तो इसको 2 इंटू 10 की पावर 2 लिख लेता हूँ मैं आसानी के लिए कैलकुलेशन। C1 कितना है 10 है, P को मैं तो 10 की पावर -12 प्लस V2 कितना है 100 है इंटू में C2 कितना है 20 P को है ना 20 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन में दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो 30 आएगा C1 प्लस C2, तो 30 इंटू 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 कॉमन लोगे ना तो यहाँ से और यहाँ से 10 की पावर -12 आके वो हट जाएगा, कट जाएगा, और जब आप इसको सोल्व करोगे कॉमन पोटेंशियल के लिए तो इट विल बी 133.3 वोल्ट। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा करेक्ट वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।